लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होती है, यहां तक हमने पढ़ा था। तो आज अपन एक बार सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे उससे। ठीक है, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप क्या होता है, एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जबकि रेसिडेंटशिप क्या है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप क्या होता है, लीगल कॉन्सेप्ट, और रेसिडेंटशिप क्या होता है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। दूसरा, कोई भी पर्सन सिटीजन कब बनता है, दो कंडीशन फुलफिल करेगा, यदि वो उस कंट्री में पैदा हुआ होगा, मतलब बॉर्न हुआ होगा, या फिर उसने उस कंपनी की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया होगा उस कंट्री के लॉ के हिसाब से, तब वो क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा। या तो पैदा हुआ होगा या फिर उसने उस कंट्री के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया होगा। और रेसिडेंट कैसे बन जाता है, रेसिडेंट जो होता है उसके अंदर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों इंक्लूड होते हैं। और कोई भी पर्सन रेसिडेंट कब बनेगा किसी कंट्री का, दो कंडीशन यहां पर भी है, वो ऑर्डिनरीली रिसाइड करेगा उस कंट्री में, और दूसरा क्या था, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां रहेगा, उस कंट्री में, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। सिटीजन जो होता है ना, सिटीजन ये सिर्फ है ना इंडिविजुअल्स के लिए देखा जाता है, और जबकि रेसिडेंट किसके लिए देखा जाता है, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए। क्लियर है। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है दो दो लाइन का, लेकिन सोचने पे मजबूर करेगा आप लोगों को बहुत ज्यादा। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। अभी तक हमने जो पढ़ा ना, सिटीजनशिप, रेसिडेंटशिप, फिर अपन ने पढ़ा है आगे डोमेस्टिक टेरिटरी, और कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती है। उसी के बेस पे क्या डिसाइड किया जाता है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। मतलब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो पढ़े थे वो, प्लस आपने अभी एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़े, वो सब मिला के ये सिर्फ ये दो डेफिनेशन बनी है। इसको पढ़ो तो सही, और मेरे को इसका मतलब कोई समझा दिया ना तो अच्छी बात है। क्या समझ में आ रहा है बताओ। इस डोमेस्टिक इनकम किसको बोलेंगे और नेशनल इनकम किसको बोलेंगे, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक बेसिक है, मतलब बस समझा रहा है आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम किसको बोलेंगे और नेशनल इनकम किसको बोलेंगे। योगेंद्र, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सप्लाई हो रहा है, डोमेस्टिक क्या होगा, हाँ सप्लाई हो रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हाँ तो वो क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम होगा। हाँ। और अगर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जा रहे हैं, सप्लाई हो रहा है, और नेशनल नहीं, आप बोलो। हाँ हाँ हाँ। मतलब एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोले, लेकिन जो बोले सही बोले। आप बोल के बताओ सौम्या। नहीं आया समझ में। रोनित। सर्विस जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में प्रोड्यूस होते हैं या सप्लाई होते हैं, हाँ बाय रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ। और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो मनी वैल्यू होती है उसको डोमेस्टिक इनकम। और उसके बाद हाँ, मनी वैल्यू मोनेटरी मतलब किसी भी चीज का पैसे में मेजर करते हैं,
ये रिमोट अगर मैं बेचे जाऊंगा तो कितने में बिकेगा? 500 में बिकेगा, तो 500 रुपए इसके मॉनेटरी वैल्यू है। तो within क्या outside to the domestic territory produce and supply by normal resident उस कंट्री के, वो नेशनल प्रोडक्ट कहलाते हैं, और नेशनल प्रोडक्ट की डोमेस्टिक मॉनेटरी मनी वैल्यू वो नेशनल। देखो ठीक बोले हो, आप बोल सकते हो आदित्य। देखो पहले आप लोग है ना डोमेस्टिक इनकम को समझो। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम मतलब मैंने आप लोगों को पिछली क्लासों में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब बताया था। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। तो मान लो ये हमारी पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये पूरी हमारी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है और सप्लाई हो रहा है, तो प्रोड्यूस वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? गुड्स के लिए। और सर्विस सप्लाई वर्ड के बदले रेंडर वर्ड भी बोल सकते हो। गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और सर्विसेज रेंडर करी जा रही है, किसके द्वारा? रेसिडेंट के द्वारा या फिर नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट भी कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट, लेकिन बाउंड्री जो है किसकी है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो ये जो गुड्स और सर्विस है ना, ये जो गुड्स और सर्विस है, इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गुड्स और सर्विस को क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, मतलब उसकी जो भी वैल्यू होगी ना उस गुड्स और सर्विस की, उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। आई बात समझ में? और किसको नहीं आया समझ में? तेजस, इजी है सर। चलो फिर से बता रहा हूं, एक बार देखो। सर। हाँ शिमाइल बोलो। सर एक बार और हाँ समझाना, बता रहा हूं, समझ बता में नहीं रहा हूं। आया। देखो ध्यान से सुनना। मान लो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन या रेंडरिंग हो रहा है, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर सर्विस रेंडर करी जा रही है। गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस और रेंडर कौन करेगा? कोई रेसिडेंट कर सकता है या फिर कोई नॉन रेसिडेंट भी कर सकता है। तो ये जो गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू होगी ना, सॉरी, ये जो गुड्स और सर्विस जो होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी, वैल्यू, भाई जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेचोगे तो कुछ तो वैल्यू होगी, उसकी सर्विस की कोई तो वैल्यू होगी। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको यहां पर वर्ड्स में डिफाइन किया गया है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और सप्लाइड, सप्लाइड के बदले रेंडर वर्ड भी यूज कर सकते हो, within the domestic territory by resident or non-resident are called as domestic product. The monetary value of domestic product is termed as domestic income. अब समझ में आई बात? तो अब उसी को बेस लेते हुए नेशनल इनकम हम किसको बोलेंगे? नेशनल इनकम किसको बोलेंगे? नहीं, एक बार उसको पूरा पढ़ो ना, क्या लिखा है। किसको बोलेंगे नेशनल इनकम? सुनो ध्यान से।
क्या लिखा है पढ़ो, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड या सप्लाइड और रेंडर्ड विद इन और आउटसाइड, मतलब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में भी सप्लाई करी जा रही है और हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी, लेकिन सप्लाई करने वाला कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट। डोमेस्टिक इनकम के लिए हमको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी देखना पड़ता है। रेसिडेंट कैसा भी हो सकता है, नॉर्मल की कोई भी, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन नेशनल इनकम के लिए नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, टेरिटरी कोई भी हो, डोमेस्टिक हो या आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी हो। क्लियर है? तो नेशनल इनकम हम किसको बोलेंगे? नेशनल इनकम किसको बोलेंगे? ये हमारी मान लो डोमेस्टिक टेरिटरी है और ये डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर का एरिया है, आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब हमारे यहां का जो रेसिडेंट है वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन प्रोवाइड करने वाला कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट और रेसिडेंट एक ही चीज होती है, ठीक है। तो उस गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू होगी, उस गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू होगी, सॉरी, उस गुड्स और सर्विस को हम क्या बोलेंगे? पहले नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। उन गुड्स और सर्विस को क्या बोलेंगे? नेशनल प्रोडक्ट। और उनकी जो वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसमें किसी को कोई डाउट नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में? इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ेंगे, ठीक है। डायग्राम रहने देता हूं, मिटाता नहीं हूं। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगला, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। क्या होता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? सुनो, आप लोग जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। क्या क्या होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये चार चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। इन लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस के बदले, लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर के बदले क्या आता है? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? और एंटरप्राइज के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये जो है ना, इस तरफ वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले, इनको बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का काम क्या है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना। मतलब आप जो बोल रहे हो उसको ओवरऑल एक वर्ड में डिफाइन करो तो उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसके बदले उसको जो इनकम हुई, रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। आई बात समझ में? मतलब फैक्टर इनकम जो होता है ना, वो कुछ करने के बदले कुछ मिलता है। आई बात समझ? जैसे लैंड को आपने रेंट पे दिया तो कुछ दिए, उसके बदले आपको क्या मिलेगा? रेंट। लेबर गए अपनी सर्विस दिए तो उसके बदले क्या मिलेगा? वेजेस। कैपिटल मतलब आप अपना पैसा यूज करने के लिए किसी को दिए तो आपको क्या मिलेगा? ब्याज। एंटरप्राइज मतलब आपने रिस्क लिया, एंटरप्राइज मतलब रिस्क लेना, तो रिस्क लोगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो वो जो इनकम रिसीव हुई वो इन कंसीडरेशन होती है। इन कंसीडरेशन मतलब, कंसीडरेशन समझते हो ना, कुछ करने के बदले कुछ मिलना। ये टू साइडेड होता है, टू साइडेड, ठीक है, इसमें सिंगल साइड नहीं होता। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम होती है, इसके अपोजिट में एक नाम और पढ़ोगे, क्या? ट्रांसफर इनकम।
ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है कि बिना कुछ किए मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लग गई और आप अमेरिका में कहीं पे रहते हो या दूसरे शहर में रहते हो, ठीक है, आपने जो भी अर्निंग करी, ये आपका घर है, मान लो आप रहते हो मुंबई में और आपका घर है रायपुर में। आपने यहां पर जो भी कमाया, कमाने के बाद आप इस पैसे को कहां भेज रहे हो? अपने घर पे। तो क्या ये पैसा जो आपने भेजा तो आपके घर वाले आपके लिए कुछ करे क्या? लेकिन आपने वन साइडेड भेज दिया पैसा। तो ये जो पैसा एक जगह से दूसरे जगह भेजा गया ना, इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। उसके कंसिडरेशन में कुछ नहीं मिलता। क्लियर है? उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर आता है, उसमें सुनियो सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी सब्सिडी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। हम 1174 रुपए का सिलेंडर लिए मान लो, तो थोड़े दिन के बाद हमारे अकाउंट में 62 या 63 रुपीज ऐसा करके कुछ क्रेडिट हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट सबको भेज रही है, तो ये कुछ करने के बदले भेजी क्या? ये वन साइडेड होता है। तो ये क्या है? ट्रांसफर किया। तो इसको क्या बोलेंगे? सब्सिडी, मतलब ट्रांसफर इनकम। किसमें? हाँ, इसी में से ही पहले कलेक्ट करती है। हाँ, सब्सिडी बोलेंगे। सब्सिडी मतलब ये एक्चुअली सिलेंडर का रेट 1174 है, गवर्नमेंट उसको थोड़ा सस्ता करने के लिए आपको क्या करती है? थोड़ा पैसा वापस कर देती है उसमें से। ठीक है, तो मतलब वन साइडेड होता है ट्रांसफर इनकम, और फैक्टर इनकम कितने साइड होता है? टू साइडेड। ये विदाउट कंसिडरेशन का होता है। विदाउट कंसिडरेशन मतलब इसके बदले कुछ करना नहीं पड़ता, बस मिल जाता है। ठीक है, चलो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। मीनिंग, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो इनकम रिसीव हो रही है किसके द्वारा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। क्यों रिसीव हो रही है? क्योंकि उन्होंने क्या किया? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी। फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कहां करी? प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोवाइड करी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम किसको बोलेंगे? इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मतलब आपको इनकम रिसीव तो हो गई, लेकिन आपने उसके रिटर्न में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम। नेचर इट इज इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम को हम जब डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं और नेशनल इनकम निकालते हैं, तो दोनों ही केस में हम क्या इंक्लूड करेंगे? फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे। लेकिन ट्रांसफर इनकम को हम ना डोमेस्टिक इनकम निकालने में, ना नेशनल इनकम, किसी में निकालने में इनकम में ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बात? कॉन्सेप्ट, फैक्टर इनकम जो है ना एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। अर्निंग मतलब समझते हो? कुछ करने के बदले कुछ आपने कमाया, तो अर्निंग कॉन्सेप्ट है। और ट्रांसफर इनकम क्या है? एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफर इनकम क्या है? एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे एक छोटी सी एक एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है वो प्रैक्टिकल ना हो, बस समझने के लिए है कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी। ठीक है, मान लो किसी को कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना था, आपने वो सामान वहां से उठाया दूसरी जगह छोड़ दिया, तो सामने वाला उसके बदले आपको कुछ दिया, तो वो आपके लिए फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है? आपको जो पैसा मिला वो आपके लिए फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है? मतलब आपको कोई सामान दिया गया, मैं ही बोला ये लो आदित्य सामान पकड़ो, इसको उठा के यहां से वहां छोड़ दो, और ये काम करने के लिए मैंने आपको 100 रुपए दिया। ठीक है, तो आपके लिए फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है? फैक्टर इनकम, क्योंकि आपने मेरे को सर्विस दी, मैंने आपको पेमेंट किया। दूसरा सिचुएशन, आप घूम रहे थे, रास्ते में 500 रुपए पड़ा हुआ मिल गया, लेकिन कोई ट्रांसफर किया नहीं है, लेकिन आपको मिला है ना, आपने उसको पाने के बदले कुछ किया क्या? नहीं, तो उसको आप इनकम नहीं बोलोगे। क्लियर है? या फिर दूसरा ऐसा बोल सकता हूं कि बस मेरी इच्छा हो रही थी, ए लो आदित्य 100 रुपए रख, कुछ करवाया नहीं मैं उससे काम, लो भाई 100 रुपए रख, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफर इनकम। रिसिपिएंट्स मतलब फैक्टर इनकम किसको रिसीव होता है?
मैंने अभी बताया। रेंट किसको मिलता है? लैंड के बदले। वेजेस किसको मिलता है? लेबर्स को। इंटरेस्ट किसको मिलता है? कैपिटल वाले को। और प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्राइज को। रिसिपिएंट्स ऑफ फैक्टर इनकम आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और ट्रांसफर इनकम के रिसिपिएंट कौन होते हैं? रिसिपिएंट्स ऑफ ट्रांसफर इनकम आर हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हो। एग्जाम्पल्स: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एटसेट्रा। स्कॉलरशिप दे रही है गवर्नमेंट आपको, स्कॉलरशिप, तो फैक्टर इनकम की ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम होगा ना। सब्सिडीज मैंने बता दिया। ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट क्या करती है? जिन लोग रिटायर हो जाते हैं ना, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनको पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन। तो वो भी क्या है? अब बूढ़े लोग से काम करवाएगी गवर्नमेंट नहीं, लेकिन पैसा तो देगी ना, तो ओल्ड एज पेंशन। जो इंडायरेक्ट टैक्स लेती है गवर्नमेंट को ट्रांसफर, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर। चलो आगे बढ़े। तो जो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि अभी डाउट है कुछ? शिमाइल, क्लियर है कि कोई डाउट? यस सर। सर क्लियर है। हाँ। अब हम बात करेंगे करंट ट्रांसफर क्या होता है और कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है। मतलब ये जो टॉपिक है कहां से निकल के आया है? ट्रांसफर इनकम से ही निकला हुआ टॉपिक है। अभी ये जो नीचे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें फैक्टर इनकम का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं, एक होता है करेंट ट्रांसफर और दूसरा होता है कैपिटल ट्रांसफर। करेंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर, चारों पॉइंट पढ़ो और मेरे को समझाने की कोशिश करो, इजी है। छोटा छोटा तो नहीं दिखता ना? हाँ बताओ। मेरे पास पैसे ऑलरेडी स्टोर्ड है या मेरे को कहीं से मिले तो मैं फिर उतना मेरे पास ज़्यादा अमाउंट मेरे को नहीं स्पेंड करता, बट वो मैं हर बार नहीं कर सकती तो ज़्यादा तो वो भी सेपरेट। और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा? शिमाइल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे कि क्या सर, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ शिमाइल, आज क्यों नहीं आया शिमाइल आप? सर वो मेरे यहाँ एक जन की ना हल्दी थी, तो मम्मी बोली आज तू एक घर कमरे में ही पढ़ ले, मत जा, कुछ काम वाम होगा तो। मैं ठीक है, मैं घर पे थी। कल से आऊंगी सर। अब घर पे दो अरे चार मेरे दिन को की आप लोगों को शादी है, अकाउंट्स को भी इसलिए। रेगुलर करवाना है ना। आप लोग एक एक दिन ऐसा होगा तो फिर अकाउंट्स कैसे फ्लो आएगा उसका? सर आज वो आया है क्या? हाँ तेजस आया है आज। सरस सिद्धेश अभी नहीं आने वाले 15 दिन, तो मैं आप 4 लोगों को ही लेके अकाउंट पढ़ाने वाला था आज। फिर आप लोग आज ऐसा करोगे तो फिर कैसे होगा? घर के काम तो लगे रहते हैं। हाँ, ये चलो देखते हैं। तो सर मैं देखूं अगर 6 बजे तक हाँ, मेरा इधर हो गया तो अकाउंट मैं के आ टाइम जाऊंगी। पे आ जाओ ऑफलाइन, ठीक है? मैं आपके लिए भले ठीक रुक है। जाऊंगा 5-7 मिनट आने तक के। हाँ ठीक है सर, मैं ना देखती हूँ, मैं आ जाऊंगी हाँ 6-10 तक। देखो, ठीक है। सुबह होगा बोला था, लेकिन दोपहर में धूप ज्यादा होने के कारण मैंने शाम को मतलब शिफ्ट कर दिया 5 बजे से 7। अब जो शाम वाले बच्चे थे उनको सुबेरे कर दिया। इनकी स्कूल बंद नहीं हुई थी, तो आप सबको बुला देता, इसकी नहीं हुई थी तो फिर दिक्कत हो रही थी ना, इसलिए। और दूसरा, अल्टीमेटली अपनी क्लास शाम को ही लगेगी, अल्टीमेटली जून से भी, तो इसी में ही चलने दो, फिर आदत बनी रहेगी। चलो आगे देखते हैं। करंट ट्रांसफर का मतलब होता है ऐसा ट्रांसफर जिसको छूने से करंट लग जाता है। ऐसा ही होता है? नहीं। करंट मतलब क्या? तत्काल।
बार बार होने वाला, ठीक है, जोर से लगने वाला करंट, नहीं, ऐसा नहीं है। करंट ट्रांसफर मतलब होता है जो, जैसे मान लो मैं हर महीने मेरी सैलरी, मैं कहीं नौकरी करता हूं और मेरे को कहीं से सैलरी मिलती है 50,000 रुपए, तो मैं हर महीने अपने सैलरी में से 20-20 हजार अपने घर में घर खर्चे के लिए भेज देता हूं। मैं बाहर रहता हूं, मेरा घर कहीं और है, हर महीने 20,000 रुपए मैं ट्रांसफर कर रहा हूं घर खर्चे के लिए, तो मैं अपनी इनकम में से पैसा दे रहा हूं ना, तो मेरे घर वाले उसके बदले कुछ कर रहे क्या? नहीं, मैंने वन साइडेड ट्रांसफर कर दिया बस, तो उसको बोलेंगे करंट ट्रांसफर, जैसे इन्होंने बताया। कैपिटल ट्रांसफर मतलब अब मैं पैसा कमा रहा हूं तो मेरे पास 2-4 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं, ठीक है, तो वो 2-4 करोड़ में से मैं सोचा कि उसमें से ना 1.5 करोड़ रुपए मैं रूही और ध्रुवी के नाम से, मेरी दोनों बेटियों का नाम है, उनके नाम से मैं क्या कर दूंगा, जमा कर दूंगा। तो मैंने अपनी बेटियों को 1.5 करोड़ रुपए दे दिया, तो वो क्या है, वो क्या है, कैपिटल ट्रांसफर। तो मैं क्या बार बार 1.5 करोड़ देते रहूंगा क्या उनको? नहीं ना, मैंने कहां से दिया वो पैसा, मैंने अपनी वेल्थ में से दिया। और जो हर महीने में 20,000 भेजता हूं, कहां से दे रहा हूं, अपनी इनकम में से दे रहा हूं। इनकम और वेल्थ में डिफरेंस पता है ना? इनकम मतलब जो हम कमाते हैं और वेल्थ मतलब हम जो जमा करके रखते हैं। नेचर, करंट ट्रांसफर जो होता है ना, रेगुलर नेचर का होता है, बार बार होते रहता है, लेकिन कैपिटल ट्रांसफर जो इररेगुलर होता है, वो कभी कभार होने वाली चीज है। कॉन्सेप्ट, मींट फॉर कंजम्पशन पर्पस, मैं मींट फॉर कंजम्पशन पर्पस मतलब 20,000 हर महीने भेज रहा हूं, किस लिए भेज रहा हूं? सब्जी वाले को दे देना, दूध वाले को दे देना, राशन वाले को दे देना, सिलेंडर वाले को दे देना, घर खर्चा चलाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। वो मैं जो 20,000 भेज रहा हूं ना, वो पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं कैपिटल ट्रांसफर कर रहा हूं रूही और ध्रुवी के नाम से, तो उन लोग क्या करेंगे, चॉकलेट खा लेंगे पूरे का? नहीं, उन लोग उसको आगे या तो अपने पढ़ाई के लिए यूज करेंगे, उनको लगेगा हमको कोई बिजनेस करना चाहिए तो वहां यूज करेंगे, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, उससे कुछ अच्छा यूज में लाना, ठीक है। रिसिपिएंट्स, कौन होता है रिसिपिएंट्स? ओल्ड एज पेंशन, जैसे गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती, तो पेंशन हर महीने देना पड़ता है। गिफ्ट, गिफ्ट, अब आप ऐसा मत बोलना कि सर बर्थडे एक बार आता है साल में, गिफ्ट की अमाउंट छोटी होती है। अब गिफ्ट का नेचर दो हो सकता है, अगर आप छोटे मोटे गिफ्ट दे रहे हो किसी को तो सब कैपिटल ट्रांसफर है, हाँ करंट ट्रांसफर है, सॉरी। लेकिन अगर मान लो किसी ने अपनी पूरी जमीन किसी को गिफ्ट दे दी, तो वो कैसा ट्रांसफर होगा? तो यहां पर गिफ्ट लिखा जरूर है, लेकिन गिफ्ट को और डिटेल में समझोगे ना। गिफ्ट अगर छोटा मोटा, जैसे मैं दोस्त के शादी में गया था, 101 का लिफाफा दे दिया, तो सब क्या है, छोटा मोटा ट्रांसफर है, तो क्या है, करें। अब मेरे दोस्त का बर्थडे, ले मेरी जमीन तेरे नाम, तो क्या हो गया, कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। उनके लिए छोटा मोटा है, तो ये बार बार देने वाली चीज नहीं है। पहली चीज, बार बार देने वाली चीज नहीं है। हाँ, अरे दे सकता है तो हर आदमी थोड़ी दे सकता है, नहीं। आप दे कहां से रहे हो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। दे कहां से रहे हो, इनकम में से दे रहे हो कि वेल्थ में से दे रहे हो, ठीक है। खरीद के लिए मतलब कि करंट, हाँ, खरीद के लिए और जो पहले से ही उसका उसको दिया तो चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो विराट कोहली की इनकम, अभी थोड़े दिन पहले कुछ हुआ था ना, विराट कोहली किसी को कार दिया था, कार गिफ्ट किए ना। अरे मान लो चलो एक क्रिकेटर है ए नाम का और बी नाम का, इसका बर्थडे है बी का, एक क्रिकेटर ने इसको एक कार गिफ्ट करी। तो तेजस का ये क्वेश्चन है कि ये कैपिटल ट्रांसफर होगा कि करंट ट्रांसफर होगा? कैपिटल ट्रांसफर होगा कि करंट ट्रांसफर होगा? देखो कार है ना, उसका नेचर एक एसेट का है, एसेट समझते हो, ये ड्यूरेबल नेचर की, लंबे समय तक रहेगी, ठीक है। अगर मान लो ये इसको कोई गिफ्ट देता जो छोटे अमाउंट का होता, जो लेने के बाद कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है,
तो उसको अपन करंट बोलते हैं, लेकिन इसका नेचर बड़ा है, इसकी वैल्यू बड़ी की है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, तो मेरा बोलना वही था कि गिफ्ट को हमेशा आप करंट मत मान लेना, नेचर ऑफ गिफ्ट भी डिपेंड करेगा कि कैसा ट्रांसफर हो रहा है। जैसे शादी में दिया जाने वाला दहेज कैपिटल ट्रांसफर है कि करंट ट्रांसफर है, और शादी में दिया जाने वाला लिफाफा वो करंट ट्रांसफर है कि कैपिटल ट्रांसफर? हाँ, वो करंट है। तो यहां तक की चीजें समझ में आई। अब है ना, इधर जो 3 आइटम लिखे ना, ये थोड़े नए टाइप के, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दिख रहा है, ये अभी समझेंगे। लेकिन यहां तक के लिए मेरे को है ना कुछ क्वेश्चंस देने हैं आप लोगों को, नोट करो तो आज का होमवर्क 5-6 क्वेश्चन दे देता हूं मैं आप लोगों को। हो गए? इसको फेयर में लिखना है ना। पहले क्या करोगे आप लोग, यहां तक आ जाओगे लिखते लिखते, करंट ट्रांसफर कैपिटल ट्रांसफर तक, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर लिखना, फिर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की चीजें लिखना चालू करना। क्यों? आंसर लिखने के बाद? हाँ, तो आप फ्लो में लिखते रहना, लिखने के बाद वो कर लेना, या होमवर्क को लास्ट में कर लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो होमवर्क करोगे ना, इसी टॉपिक के बाद ही में करना। ठीक है, तो अभी अच्छा क्वेश्चन लिखने के लिए बोल रहे हो, वो रफ में कहीं पे भी लिख लो ना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। हो गया? ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। हाँ, ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। हो गया? Discuss the concept of factor income and transfer income with the help of examples. Discuss the concept of factor income and transfer income with the help of examples. Discuss the concept of factor income and transfer income with the help of examples. नहीं, डिफरेंस बोलेगा तभी डिफरेंस लिखना है, नहीं तो आपको फैक्टर इनकम को पहले एक्सप्लेन करना है, फिर ट्रांसफर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हो गया? एक बार रिपीट करूं, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हो गया? डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन नीचे अब लिखो उसको, लाइन खींच के ABCD करके। ए में लिखो सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। हाँ, लेकिन लिखना भी है अलग से। ठीक है, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप हो गया।
फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम बी में लिखना है ना। अब सी नंबर पर लिखो करेंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर, करेंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। हो गया, ठीक। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और एक दो क्वेश्चन और लिखो। नहीं, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, इसके बाद के कॉन्सेप्ट के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला कॉन्सेप्ट है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, योगेंद्र का फेवरेट टॉपिक है ना योगेंद्र। एक्चुअली जो बाद में ज्वाइन किए हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये टॉपिक मैंने ना एक बार पहले से करा चुका है, ये 2 चैप्टर जो है ना पहले से। तो क्योंकि क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो हमारी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसलिए रिकॉर्डिंग करने के पर्पज से बोल सके, या जैसे बाद में आप लोग आए तो आप लोगों को भी पढ़ाना था, और एक जिन लोगों ने पढ़ लिया उनका रिवीजन भी बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक एक बार रिवाइज हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, कुछ 4-5 ही क्लास हुई थी, लेकिन ये कुछ टॉपिक हमने पहले से पढ़ चुका हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं अब अपन अगला टॉपिक, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर अपन इसके बारे में नोटिंग वोटिंग जो भी रहेगा वो करेंगे। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का नाम फाइनल क्यों है और इंटरमीडिएट गुड्स का नाम इंटरमीडिएट क्यों है? मान लो अपन बात करते हैं ब्रेड की, ब्रेड, ठीक है। अगर आप ब्रेड को अपने घर पर लेकर आए खाने के लिए, घर पर, तो ब्रेड आपके लिए क्या बन जाएगी? फाइनल गुड्स, क्योंकि अब आप ब्रेड को बेचने नहीं जाओगे, ब्रेड को बेचने नहीं जाओगे। भले घर में लाके ब्रेड का सैंडविच बनाकर खाओगे, ब्रेड का कुछ और बना के खाओगे, लेकिन ब्रेड घर में जाके कंज्यूम हो जाएगी। मतलब ब्रेड का और कुछ बना के मार्केट में बेचने नहीं जाओगे आप, ठीक है। लेकिन एक सैंडविच वाला भैया है, वो ब्रेड खरीद रहा है और सैंडविच बना बना के बेच रहा है, तो उसके लिए ब्रेड क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। आई मेरी बात समझ में? हाँ, ब्रेड घर पे लाया, आओ, बाद में छोड़ दिया, या बाद में ऐसे थोड़ी बेचोगे। अगर तो फिर तो आप प्रॉपर उस चीज के बिजनेस में हो कि नहीं? अब अचानक भयानक आपका मन कि चलो ब्रेड बेच के आएंगे, चलो, क्या क्या ऐसा थोड़ी होता है भाई। अपने पड़ोसी को बेच दिया। तो मैं क्या बोलूं? पहली बात, ये काम करोगे ना आप प्रैक्टिकली, अगर मैं बोलूं, अगर आप एक सैंडविच बना के बेच भी दिए ना, तो जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करने बैठा है, आप वो पैसा कमा भी लोगे तो उसके तक जाएगी नहीं वो बात, है ना। अगर वो बात पहुंच गई वहां तक कि आपने बना के बेचा तो वो जोड़ देगा, और वो बात नहीं पहुंची तो छोड़ देगा, ठीक है। मतलब आप उस चीज का बिजनेस कर रहे हो
और वो चीज आप अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज कर रहे हो और उसको यूज करने के बाद उसका कोई थर्ड प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचते हो, तो वो गुड्स क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन वो गुड्स को घर लाके अगर आप कंज्यूम कर लिए तो क्या बन जाएगा? फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स में बहुत सारा मतलब क्या बोल सकते हैं डिफरेंस है, समझना पड़ेगा। जैसे अपन मिल्क की बात करें, दूध की बात करें, जो हम घर में लेकर आते हैं कंज्यूम करने के लिए, चाय बनाने के लिए, जो भी, तो वो क्या है हमारे लिए? फाइनल। लेकिन जो मिठाई दुकान वाला दूध लेकर जा रहा है, मिठाई से, दूध से क्या बनाएगा? मिठाई बनाएगा, रबड़ी बनाएगा, खीर बनाएगा, जो बनाना है बनाएगा, वो उसके लिए क्या है? उसके मुंह में पानी आ रहा है रबड़ी बोला तो है योगेंद्र? ठीक। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आप लोगों को, मेरे को बताना कि वो फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, 2 मिनट मेरे को टाइम दो, मैं डिक्टेट करके पूछ रहा हूं ना, मेरे को बताना। पेपर परचेज्ड बाय पब्लिशर, मैं लिख भी दूं क्या? रुको लिख भी देता हूं। ये एक एक्सरसाइज है बोल सकते हैं। हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो गुड्स फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है। पहला, पेपर परचेज्ड बाय पब्लिशर, इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा, फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल, क्यों? अभी मैंने आप लोगों को इसकी मीनिंग नहीं बताई है, ठीक है? बताऊंगा तब आप लोगों का आंसर हो सकता है इंटरमीडिएट ना हो, फाइनल हो जाए, ठीक? मतलब अगर कोई एसेट खरीद रहा है और उस एसेट का यूज करके क्या करने वाला? बिजनेस करेगा। आई बात समझ में? तो फर्नीचर, स्कूल जो खरीद रही है फर्नीचर एज अ इन्वेस्टमेंट खरीद रही है, फर्नीचर में बच्चे को बैठा के पढ़ाएगी, अपनी सर्विस देगी, तो वो फर्नीचर क्या है स्कूल के लिए? फाइनल गुड्स। क्लियर है? तीसरा, फर्नीचर परचेज्ड बाय फर्नीचर डीलर, इंटरमीडिएट, क्योंकि वो बेचेगा। चौथा, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, मैं लिखते जा रहा हूं ना बाजू में, इसको हम क्या माने थे? इंटरमीडिएट। इसको क्या माने थे? फाइनल। इसको क्या माने थे? इंटरमीडिएट। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, ये क्या है? फाइनल। 5वां नंबर, फार्मर के द्वारा फर्टिलाइजर परचेस किया गया। फार्मर, किसान, वो अनाज उगाने के लिए फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, तो फाइनल गुड्स है? फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? क्यों फाइनल और क्यों इंटरमीडिएट? यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन वो कोई चीज की मतलब फिर वो प्रोडक्ट भी तो बेच रहा है मार्केट में, तो वो चीज नहीं बेच रहे, लेकिन बिना फर्टिलाइजर के वो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा क्या? जैसे आप ब्यूटी पार्लर गए मान लो,
ठीक है, ब्यूटी पार्लर गए आप फेशियल कराने के लिए, ठीक है, तो जो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी है वो जो भी क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह आपके मुंह में लगाएगी, मतलब मैं रोनित को बोल रहा हूं तो वो जो क्रीम पाउडर कॉस्मेटिक्स है वो फाइनल होगा कि इंटरमीडिएट होगा? इंटरमीडिएट। वो एसेट नहीं है दोस्त, वो कंज्यूमेबल्स है, उसके बिना वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती, और वो चीज खत्म हो जा रही है, वो चीज खत्म हो जा रही है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। नहीं, इंटरमीडिएट भाई, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये क्या है? फर्नीचर, फार्मर जो है, फार्मर फर्टिलाइजर खरीद रहा है, वो क्या है? इंटरमीडिएट। तो ये वही वाला है, फर्टिलाइजर के बदले मैंने वो ब्यूटी पार्लर वाला ऑप्शन दे दिया, वो भी इंटरमीडिएट है। हाँ, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो ट्रैक्टर आपका फाइनल होगा। ट्रैक्टर क्या होगा? फाइनल होगा, क्योंकि ट्रैक्टर कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो ट्रैक्टर का यूज कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के जैसा। और ट्रैक्टर एसेट होता है, और वो सारी चीजें फर्टिलाइजर, सीड्स क्या कंज्यूमेबल्स है। हाँ हाँ हाँ, और एसेट्स जो होते हैं वो, हाँ, एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, एक लिख रहा हूं ना, बताना मेरे को। कहां चला गया? वो इधर है ही नहीं, वो वहां पे लिखा हुआ है। चलो वो एग्जांपल छोड़ दो, अपन कुछ और लिखते। चौक, डस्टर, चौक हो गया, डस्टर हो गया, चौक डस्टर परचेज्ड बाय स्कूल। स्कूल जो है चौक और डस्टर का परचेज कर रही है। जब फर्नीचर की थी तो फर्नीचर एसेट था, तो इसलिए अपन उसको क्या बोले थे? फाइनल। और यहाँ पे चौक डस्टर जो कंज्यूमेबल्स है, खत्म हो जाता है। नहीं ना भाई, डस्टर कंज्यूमेबल है ना भाई, जल्दी खराब हो जाता है। आप लोग हमारे यहाँ का डस्टर, आप वहां डस्टर के साथ इमोशनल हो जा रहे हो। हमारे यहाँ का डस्टर 15 दिन में आप खराब कर दिए थे, याद करो। वो लाया था, उसको तोड़ फोड़ के अलग करे थे, बोलो वहां पे बैठे बैठे। तो वो इंटरमीडिएट नहीं होगा, क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा, सॉरी, ठीक है। एक लॉयर है, लॉयर, वो प्रिंटर खरीद रहा है, तो जो प्रिंटर है वो फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है? लॉयर जो है वो प्रिंटर खरीद के लाया है, वो फाइनल गुड। लॉयर अपनी लॉ की सर्विसेज के लिए खरीद रहा है, इंटरमीडिएट है कि फाइनल है? इंटरमीडिएट है कि फाइनल? अरे प्रिंटर एक एसेट है, यूज करेगा प्रिंट निकालने के लिए। जैसे अपनी क्लास में वो देखो प्रिंटर रखा है सामने, वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? एक तरफ कंप्यूटर को आप लोग फाइनल बोलते हो और उसको इंटरमीडिएट बोलते हो। पेजेस इंटरमीडिएट होंगे, लेकिन प्रिंटर जो है वो क्या होगा? फाइनल, क्योंकि वो एज ए इन्वेस्टमेंट लिया गया है। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को अपने को पहचानने आना चाहिए कि कौन सा गुड्स फाइनल है, कौन सा। मैंने अभी डेफिनेशंस और मीनिंग मैंने नहीं समझाया, अभी वो बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग कुछ कुछ एक्सरसाइज करवाया, वो देखो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हम तो कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे लिए गुड्स थोड़ी है। नहीं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है हम उसको ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तो हमारे लिए वो है एक प्रकार का पावर है, जिससे हम अपना ऑपरेशन कर रहे हैं बिजनेस का। लेकिन जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बना के बेच रही है वो उसके लिए क्या है? एक इंटेंजिबल गुड्स है। इंटेंजिबल समझते हो? इलेक्ट्रिसिटी दिखती है क्या? नहीं, लेकिन उसको बेच रही है वो, तो वो इंटेंजिबल गुड्स है। तो जो कंपनी बेच रही है उसके लिए गुड्स है और हमारे लिए गुड्स नहीं है। क्लियर है? गुड्स मतलब समझते हो क्या होता है?
अकाउंट्स वाले लोग क्योंकि समझते सर- होंगे, जिस चीज का हम व्यापार करते हैं वो हमारे लिए गुड्स, जैसे फर्नीचर जिसमें आप लोग बैठे हो, तो फर्नीचर क्या मैं खरीद रहा बेच रहा हूं क्या? नहीं, तो मेरे लिए फर्नीचर क्या है? एसेट है, एसेट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनल गुड्स बोलूंगा, क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट मैंने रखा है इसको। लेकिन अगर मैं मान लो फर्नीचर का व्यापारी हूं, फर्नीचर खरीदता बेचता हूं, तो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा कि फाइनल होगा? इंटरमीडिएट होगा। अगर मैं फर्नीचर का व्यापारी नहीं, बना के बेचता हूं फर्नीचर, तो भी मैं मेरे लिए इंटरमीडिएट होगा। क्लियर है? आया सिमाइल समझ में? हाँ सर, सर मैं घर से निकल रही थी हाँ तो ठीक है, left कर निकलो। दूं? ठीक है, ठीक है। हाँ। चलो, तो मैं आज की क्लास को यहाँ पे रोक रहा हूं। इसके बाद मैं इसके आगे का कल की क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगा।